बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, और आप सबको वेलकम करता हूँ इस क्लास के अंदर। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी लर्निंग जो है उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए यहाँ पे आपको कॉल किया मैंने ज़ूम ऐप पे। इससे पहले मैंने आप सबसे पूछा था तो तकरीबन 99% स्टूडेंट्स ने कहा था कि आप उसी तरह कंटिन्यू रखें जैसे वो ग्रुप में हम पढ़ रहे थे। तो अब हमारा सिलेबस तकरीबन 50 to 90% कवर्ड है, तो उस हवाले से फिर टाइम था हमारे पास। तो अब मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह रेगुलरली ज़ूम ऐप पे आके तो आपसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दोबारा हम शेयर कर लें, और जो अगर कुछ पीछे आपके अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ सका तो उसको हम यहाँ पे रिफ्रेश कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है, और इस टॉपिक पे हम ऑलरेडी काफ़ी काम शेयर मैंने किया है आपसे। और पहले रिग्रेशन पे मैंने थ्योरी और क्वेश्चन, फिर कोरिलेशन पे थ्योरी और क्वेश्चन, तो वो हम बहुत सा काम हम पहले कर चुके हैं, बट स्टिल हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे जहन में आना चाहिए वो ये कि आपको इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों आप रिग्रेशन और कोरिलेशन एनालिसिस एक स्टैटिस्टिक्स टीचर से कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ये बातें क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका ये बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का क्वेश्चन है, और ये एज ए स्टूडेंट हमें सोचना चाहिए। अब इसके आंसर पे मैं कोशिश करता हूँ अपने वे से, तो मज़ीद आप इसको सोचें कि कितना वैलिड था ये रिप्लाई। So why a computer science students learning regression and correlation? So the answer is that regression covers the dependency structure and correlation covers the interdependence structure. और प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में ये तकरीबन इम्पॉसिबल है कि आप डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर से अवॉइड कर दें या इंटरडिपेंडेंसी स्ट्रक्चर से अवॉइड कर दें। लाइक बड़ा सिंपल सा मैं क्वेश्चन यहाँ ले रहा हूँ कि जब आप सपोज आपने अभी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि किस कदर ट्रांसपेरेंसी है और किस कदर फ्लुएंसली चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं, तो वो ये चीज़ जो आपकी डिज़ायर है या डिमांड है ये डेफिनेटली डिपेंड कर रही है कि नेट की स्पीड कितनी बेहतर है। सिंपल सी मैं बात करूँ, यानी नेट की स्पीड जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी आपकी बेहतर लर्निंग के लिए। तो अब आपकी जो बेहतर लर्निंग है वो डिपेंड कर रही है अपॉन दी इंटरनेट स्पीड। सो ये डिपेंडेंसी का स्ट्रक्चर हो गया और इससे हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। आप लोग कंप्यूटर साइंस के अंदर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप प्रिपेयर करते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, तो वो उसकी एक्यूरेसी, उसकी प्रिसीजन, रिलायबिलिटी, वो सारी इन्हांस करने के लिए वो ये सारी रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करेंगी कि पीछे आपने जो क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया वो किस कदर उसकी क्वालिटी बेहतर थी। तो ये स्ट्रक्चर से हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो एक बात तो ये। दूसरी, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूँ, ये बात याद रखें आप कि कल जब आप लोग अपनी डिग्री मुकम्मल करते हैं तो क्वाइट पॉसिबल है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं और आप सर्व करें और वहाँ पे आपसे डिमांड की जाए कि आप हमें ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे ऐसे हमें ट्यूटोरियल बना के दें, तो जहाँ पे हम ऐसे ऐसे टैब्स बना के दें, मिनी कैलकुलेटर बना के दें, तो जहाँ हम अपनी एंट्रीज दें और इस तरह के रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे सामने। जैसे सिंपल सी एग्जांपल आगे आ रही है तो वहाँ मैं इस पर बात करूँगा। तो रिग्रेशन एनालिसिस में हम जो अभी सीखेंगे तो इसमें हम यहाँ लर्न करेंगे इसकी जो टर्म्स हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। फिर एग्जांपल लेंगे सिंपल रिग्रेशन की और मल्टीपल रिग्रेशन की। फिर इसी तरह कोरिलेशन है और कोरिलेशन में फिर सिंपल है, और फिर हमारे पास
मल्टी सिंपल कोरिलेशन तक हम रहेंगे, देन वी विल गो टू द रैंक कोरिलेशन और फिर इसकी एग्जांपल। अब जो इसकी डेफिनेशन है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो सिंपल सा हम कहेंगे कि रिग्रेशन जो है वो डिपेंडेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल और सेट ऑफ वेरिएबल्स, तो ये रिग्रेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और अब इसमें एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पर या सेट ऑफ वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। एग्जांपल्स देकर आप देखें, जैसे सपोज आपसे डिमांड की गई कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो ज़रा हम एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करके दें कि अगर लोगों के हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर आपको प्रोवाइड कर दिए गए, और जब आपको हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर प्रोवाइड कर दिए जाए और दूसरी तरफ आपको उनकी इनकम प्रोवाइड कर दी जाए, तो ज़रा एक रिलेशन डेवलप करके दें कि अगर एक्सपेंडिचर जो हमारे हैं, सॉरी इनकम अगर हमारी ग्रो करती है, तो उस इनकम के ग्रो करने से जो एक्सपेंडिचर है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, या एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम को कैसे डिस्टर्ब करते हैं या इफेक्ट करते हैं। अब एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन इनकम, तो ये तो हर कोई इससे फेमिलियर है ना, कि किसी भी ख़ानदान के, किसी भी घर के जो अखराजात हैं वो डिपेंड करेंगे कि वहाँ अर्निंग कितनी है। अगर अर्निंग बेहतर है तो खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर अर्निंग कम है तो खर्चा कंट्रोल्ड होगा। तो ये रिलेशन तो हर कोई जानता है विदाउट यूजिंग स्टैटिस्टिक्स और विद यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, बट जो सोसाइटी को हमें कंट्रीब्यूट करना है वो ये कि वो जो डिपेंडेंसी है वो उसकी क्वांटिटी कितनी है, हाउ मच, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच। अभी हमने कोई स्टैट नहीं पढ़ी, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, तो उसके सामने अगर हम ये बात करें तो वो फ़ौरन कहेगा क्योंकि डेफिनेटली एक्सपेंडिचर जो है वो इफेक्टेड है इनकम के साथ, तो बट उसको ये नहीं पता होगा हाउ मच, सिंगल टाइम्स, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स और इस तरह से। इसी तरह अर्निंग ऑफ पीपल इन लेबर फोर्स डिपेंड्स ऑन देयर एजुकेशन, तो अर्निंग है लोगों की, तो वो डिपेंड करेगी कि उनकी एजुकेशन क्या है। अगर वो हाईली एजुकेटेड है तो वो कहीं अच्छी जगह पे सर्व कर रहा होगा और बेहतर अर्निंग कर रहा होगा, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग है, बट हाउ मच इसको भी हमें क्वान्टिफाई करना है। इसी तरह स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है तो वो डिपेंड करेगी उनके आईक्यू लेवल पर, या जो वो टाइम पे करते हैं अपनी लर्निंग के लिए, तो ये कंट्रीब्यूटर है। तो स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड कर रही है उनके आईक्यू लेवल और जो टाइम वो डिवोट करते हैं स्टडी के लिए। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं मैंने दो वेरिएबल लिए, तो ऊपर आप देख सकते एक एक्सपेंडिचर और एक इनकम, अर्निंग और सिर्फ एजुकेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है और वेरिएबल मैंने यहाँ दो ले लिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम देखें लास्ट एग्जांपल वीट प्रोडक्शन है, तो वो डिपेंड करेगी सॉइल फर्टिलिटी पर, अमाउंट ऑफ रेनफॉल पर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर। तो बेसिकली हम यहाँ पे वंस अगेन मोर देन वन वेरिएबल्स की बात करें, तो ये सारे फैक्टर हैं और हर कोई जानता है कि इनका इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बट उसकी क्वांटिटी का नहीं पता। तो हम एक ऐसा मॉडल डेवलप करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर इसको एनालाइज करते हैं और उस रिजल्ट्स को फिर हम यूज़ कर लेते हैं फॉर एवर इन दैट पर्टिकुलर रीजन। जैसे सपोज अगर मैं फैसलाबाद की बात करूँ, तो फैसलाबाद में मैं डिफरेंट फील्ड से वीट प्रोडक्शन का डेटा लेके तो उस पर मैं एनालिसिस करके मैं बताऊंगा कि फैसलाबाद रीजन के अंदर अगर सॉइल फर्टिलिटी को इतना बढ़ा दिया जाए तो वीट प्रोडक्शन इतनी बढ़ेगी, अगर अमाउंट ऑफ रेनफॉल इतनी हो जाए तो वीट प्रोडक्शन इतनी हो जाएगी। तो बेसिकली मैं एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। इसी तरह अच्छा दरमियान में अगर कोई वॉइस वगैरह आए तो मेरा बेटा हसन आ रहा है, तो उससे आप ज़रा मतलब नाराज़ नहीं होना, बेटा है मेरा और आपका भतीजा है। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। रिस्पॉन्स वेरिएबल है हमारे पास, तो रिस्पॉन्स वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल ये दो टर्म्स हम यूज़ करते हैं।
तो रिस्पॉन्स का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल से डिपेंड कर रहे हैं। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब हम कह रहे हैं तो इसका जो अदर नेम होगा तो वो सर एक्सप्लेनेटरी। जी 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 सर जी जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। जी ठीक है। आप थोड़ा, मैं तो बड़ा ओपन प्लेस पे बैठा हूँ, आप भी ज़रा कोशिश करें, मैं थोड़ा और लाउड बोलता हूँ। अब कुछ बेहतर ओके आपके सर। पास? हाँ जी ठीक है सर। अब चलेंगे थोड़ा, मैंने कहा था ना बियर कीजिएगा, मैं अभी ले मैं हूँ इस हवाले से। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कह रहे हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली वो कंट्रोल वेरिएबल है जिसको कम ज़्यादा करके उसका इफेक्ट हम रिस्पॉन्स पे स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे पिछली स्लाइड पे मैंने बात की सॉइल फर्टिलिटी की या क्वालिटी ऑफ ए फर्टिलाइज़र। तो फार्मर जो है वो उसका कंट्रोल है कि वो किस फर्टिलाइज़र को चूज़ करेगा, कितनी उसकी क्वांटिटी सेट करेगा, कब उसको फील्ड में यूज़ करेगा, तो ये उसके कंट्रोल्ड है। लेकिन इन कंट्रोल्स और इन ऑप्शंस को यूज़ करने के बाद जो प्रोडक्शन आएगी वो डिपेंड करेगी व्हाट वाज द इनपुट। तो आउटपुट जो है वो इनपुट पे डिपेंड करती है, यू नो बेटर। तो ये दो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, इंटरसेप्ट और स्लोप। तो ये दो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं जो हमें आउटपुट बताते हैं। जैसे इंटरसेप्ट है तो इसकी हम आमतौर पे इंटरप्रिटेशन नहीं करते, बट इसको याद रखा जा सकता है। इंटरसेप्ट की वैल्यू वो वैल्यू है जब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को हम इग्नोर कर दें या सेट टू ज़ीरो कर दें, तो वो एवरेज वैल्यू है रिस्पॉन्स। और जो स्लोप है इसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। और ये बेसिकली बहुत की पॉइंट है, ये हमें वो आंसर देता है जो मैंने शुरू से सेट किया है कि हाउ मच गंदम की पैदावार अच्छी खाद के इस्तेमाल पर डिपेंड करती है, सबको पता है। बट हाउ मच, तो वो हमें स्लोप बताएगा। बी, बीटा का कोएफिशिएंट और एस्टिमेट हमें बताएगा हाउ मच। स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है या मार्क्स हैं वो डिपेंड करते हैं उसके स्टडी आवर्स पर, बट हाउ मच तो वो हमें स्लोप बताएगा। इसके बाद ये मॉडल है हमारे पास सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन के। तो यहाँ से कितना फ़र्क देखें कि ये सिंपल कैसे और ये मल्टीपल कैसे, और आगे डायग्राम में इसकी एक्सप्लेनेशन मज़ीद मौजूद है। तो ये लेफ्ट साइड पे जो हम देख रहे हैं ये रिस्पॉन्स वेरिएबल है, और राइट साइड पे जो x1 है ये हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक y और एक x, तो ये सिंपल रिग्रेशन है। यहाँ आप देखते हैं कि एक y और एक्सिस की तादाद एक से ज़्यादा है, सो ये मल्टीपल रिग्रेशन है। इसके अलावा जो यहाँ सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो अगली स्लाइड में देखते हैं। तो सिंपल रिग्रेशन में हम देखते हैं लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल y हमें नज़र आ रहा है वो रिस्पॉन्स वेरिएबल है। राइट साइड पे बीटा नॉट इंटरसेप्ट है, बीटा वन x1 का कोफिशिएंट, इसको हम स्लोप या रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। x1 हमारा इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है। और एरर टर्म की मैं बाद में बात करता हूँ। ये इंटरसेप्ट आप देखते हैं बीटा नॉट, ये एवरेज वैल्यू ऑफ y है व्हेन x इक्वल टू जीरो। जब x की प्रेजेंस नहीं है तो एवरेज वैल्यू ऑफ y जो है वो बीटा नॉट। यहाँ पे जो हम देखते हैं बीटा वन, तो ये चेंज इन y है कॉज बाय ए यूनिट इंक्रीज इन x1। तो जो हम x में चेंज लाएंगे, तो इस x में यूनिट चेंज लाने के बाद वो यूनिट कुछ भी हो सकता है। वो अगर हम वीट प्रोडक्शन में फर्टिलाइजर की बात करें तो यूनिट में भी केजी हो या में भी ग्राम्स हो। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट परफॉर्मेंस की, तो यहाँ जो स्टडी आवर्स है वो मे बी आवर्स में, मिनट्स में या डेज में हम उसको स्टडी ड्यूरेशन को ले लें, तो यूनिट में बी एनीथिंग। तो ये हमारे पास स्लोप और रिग्रेशन कोएफिशिएंट है बीटा वन। और इसका एस्टिमेट बी के साथ हम इसको एस्टिमेट कर लेते हैं विद सम फार्मूलाज जो आपको ऑलरेडी बताए जा चुके हैं। अब लास्ट पे आप देखें एरर का, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे मैं अगर समझूँ कि वाई मेरा है स्टडी सॉरी मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स और x1 है स्टडी आवर्स।
So you know very well that the marks or performance of the student never only depends upon his or her study hours. As you know, there are number of factors which contribute to the performance or marks of a student, like their family background, like their traveling, like their financial problems, like his her IQ level, like his her performance in the last degree, like his her number of lectures, like his her teacher performance, so many things. तो हम तो वो नहीं यहाँ ले रहे, हमने तो सिर्फ एक वेरिएबल लिया स्टडी आवर्स। तो वो सारे फैक्टर हैं, सारे वेरिएबल हैं जो कंट्रीब्यूशन रखते हैं अपना मॉडल पर। मॉडल से मतलब मार्क्स पर। तो वो हम स्टडी नहीं कर पा रहे, तो उन सब का इफेक्ट है, हम एक्सेप्ट करें या ना करें इफेक्ट है। तो वो जब हम स्टडी नहीं कर पा रहे, तो वो सारे का सारा इफेक्ट जो है वो फिर हमारा इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे एरर टर्म। तो वो हमारा यहाँ पे सारा ऐड हो जाएगा। तो इफेक्ट जो हम स्टडी कर लेते हैं वो तो यहाँ से मेजर हो जाता है, लेकिन जो इफेक्ट हमसे स्टडी नहीं हो पाता तो वो फिर हम इसको ले जाते हैं एरर टर्म। देन देखें आप, ये मल्टीपल रिग्रेशन है, इसका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया, ना करवाना है, लेकिन आपकी थोड़ी थ्योरी और कंसेप्चुअल बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करना तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है और होती है कि हमारे पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स की तादाद एक से ज़्यादा होती है। तो आप देखते हैं लेफ्ट साइड पे उसी तरह रिस्पॉन्स वेरिएबल, बीटा नॉट उसी तरह इंटरसेप्ट, उसी तरह उसकी इंटरप्रिटेशन, x1 x2 so on to x8, these are the explanatory variables, and beta 1 beta 2 so on up to beta k, these are the what shall I say, yes, regression coefficients or slope। तो यहाँ पे अब हम एप्सिलॉन की जब बात करेंगे तो अगर रिसर्चर जितनी मर्जी हम केयर दे लें और बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल हम सोच सोच के मॉडल में डालते जाएं, बट स्टिल वी मे बी मिसिंग अ इंपॉर्टेंट वेरिएबल जिसका मॉडल पे इफेक्ट है। लाइक पिछले एग्जांपल पे आ जाए आप, मैं भले से जितना मर्जी सोचता रहूँ कि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो इन फैक्टर्स पे इफेक्टेड हैं उनसे, तो स्टिल में भी सारा सोचने के बाद पता चले कि मैंने एक वेरिएबल मिस कर दिया और वो है उनका फैमिली साइज। यानी फैमिली साइज उनका इतना बड़ा है कि उनको घर में माहौल ही नहीं मिल पाता कि वो कहीं सेपरेट बैठ के पढ़ लें, तो वो मैं मिस कर दिया और उसका इफेक्ट था। तो जितना मर्जी हम सोच लें स्टिल वो मे बी लेफ्ट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो उसका इफेक्ट इसी तरह एरर टर्म में चला जाएगा। तो आपने इस स्लाइड से इतना आइडिया कैप्चर करने हैं कि मल्टीपल रिग्रेशन क्या होते हैं और उसके अंदर जो टर्म्स आती हैं वो कैसे, और इंटरप्रिटेशन और मॉडल सारा उसी तरह जो सिंपल रिग्रेशन में आता है। जी गुड। इसके बाद हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हम एक टर्म यूज़ करते हैं, और इस सारी स्लाइड को मैं दो तीन एंगल से अगर आपसे शेयर करूं तो पहला एस्पेक्ट ये बनेगा कि जब हमने मॉडल प्लान किया, हमने स्टूडेंट के मार्क्स का जो इफेक्ट था वो स्टडी आवर्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स, टीचिंग फैसिलिटीज़ एंड सो ऑन, इन चीज़ों से मैंने जब मेजर करना शुरू किया तो अब मैं देखना चाहूँगा कि जो वेरिएबल मैंने मॉडल में रखे ऐड किए तो उनको मॉडल में लेने से टोटल वेरिएशन अगर उसको 100% अज्यूम किया जाए तो उसमें से कितनी वेरिएशन एक्सप्लेन हो पा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मच वेरिएशन इज एक्सप्लेन बाय द इंक्लूडेड वेरिएबल्स। तो मैं देखना चाहूँगा कि मैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन देखने जा रहा था कि मैंने 1 2 3 5 जो वेरिएबल मैंने ऐड किए तो वो कितना टोटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो कंट्रीब्यूशन जो है वो मुझे आर स्क्वायर बताएगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन नोन एज आर स्क्वायर डिनोटेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा कि जो मेरे पास वेरिएशन है टोटल उसमें कितनी वेरिएशन जो थी वो ड्यू टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज एक्सप्लेन। रेंज
जो है इसकी 0 से 1 होती है, यानी जितना 0 के क्लोज आर स्क्वायर का आंसर आएगा तो हम कहेंगे मॉडल इज पुअर। यानी जो वेरिएबल हमने मॉडल में लिए दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग दैट मच एज दे शुड। और जितना आर स्क्वायर का रिजल्ट 1 के क्लोज होगा तो हम कहेंगे द इंक्लूडेड वेरिएबल्स आर कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम, और वो मॉडल हमारे लिए बेटर मॉडल होगा, एडिक्वेट मॉडल होगा। तो यहाँ हमने ये 3 बातें की। इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा है ये जरा देखें, हाउ वेल और हाउ हेल्पफुल द एस्टिमेटेड मॉडल इज फॉर एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप अंडर कंसिडरेशन। जो मॉडल हमने डेवलप किया है वो हमारे कंसिडरेशन रिलेशनशिप को किस कदर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो वो हम आज फिर से देखें। इसके बाद ये एग्जांपल ली गई है बिजनेस साइड से, और वंस अगेन मैं आपसे कहूँ डोंट थिंक सो कि ये हमारी फील्ड की एग्जांपल नहीं है। मैंने कहा ना कि आप लोग जब फील्ड में जाएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, जब आप लोग जाओगे और आपसे बेटर फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई नहीं और हो सकता, क्योंकि आपके साथ स्टेटिस्टिकल थ्योरी भी कंट्रीब्यूशन दे रही होगी कि ये एंगल्स हैं, ये एस्पेक्ट्स हैं जिससे सोसाइटी को हेल्प किया जा सकता है। तो हमसे तो सॉफ्टवेयर नहीं बन पाता, आप बना सकते हैं, आप टूल प्रोवाइड कर सकते हैं सोसाइटी को कि ये देखें ये 2 टैब्स हैं, जैसे आप एक्स का कॉलम देखते हैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर और वाई में सेल्स है। तो आज हर बिजनेसमैन ये सोच रहा है कि अगर मैं एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दूँ, उस पर एक्सपेंडिचर बढ़ा दूँ, तो उससे मेरी सेल्स कितनी इम्प्रूव होगी। अब ये तो नहीं कि वो ब्लाइंडली आए और 5 लाख 10 लाख 50 लाख लगा दे और उसको पता ही नहीं हो कि हाउ मच माई सेल इज इंक्रीजिंग। समर की रिक्वायरमेंट और है, विंटर की रिक्वायरमेंट और है, कहाँ कितना एडवर्टाइज करना है, ये उसको जब बताया जाएगा कि आप यहाँ इतना इन्वेस्ट करें तो आपकी सेल इस कदर इंक्रीज होगी, तो वो उसको प्लानिंग के साथ करेगा, ना कि ब्लाइंडली वो ऐसी पैसा लगा। तो जब उसको पता चलेगा कि इस एरिया में इस कदर अगर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बढ़ा दें तो सेल में 2 गुना 3 गुना इतना इजाफा होता है, तो इट विल बी मच मच हेल्पफुल फॉर हिम और हर। तो ये 2 वेरिएबल हैं। तो सबसे पहले अगर रिसर्चर हमें ये सोचना है कि विच वेरिएबल इज डिपेंडेंट एंड विच वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट, तो यू नो बेटर सेल्स जो है वो डिपेंड करती हैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। तो ये जब हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट जब हम इसको परफॉर्म करेंगे, इस तरह आपको ऑलरेडी फार्मूलाज दिए गए हैं ए और बी के, और आप होपफुली इसको कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑल दोज क्लिप्स विच आर ऑलरेडी शेयर बाय मी। तो आप जब इसको परफॉर्म करेंगे तो ये रिजल्ट जो है आर स्क्वायर का, ये आपके पास आएगा जब आप कोरिलेशन निकाल लेंगे। कोरिलेशन का फार्मूला भी मैंने शेयर किया। जब आप कोरिलेशन निकाल लेंगे और कोरिलेशन के आंसर का स्क्वायर ले लेंगे, तो आपने आर निकाला और वो निकला 0.203, तो उसका आप स्क्वायर ले लेंगे तो वो आर स्क्वायर यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहलाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली और मैनुअली तो आंसर आएगा 0.403। इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं। तो इंटरप्रिटेशन आप देखते हैं कि जो वेरिएशन इन द मॉडल है वो एक इस एक्स की वजह से 40% एक्सप्लेन हो रही है। जो मॉडल के अंदर हमने एक ही एक्स लिया था वो टोटल 100 में से 40% वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है। एक बार इसके बाद ये जो हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म हमारे पास लिखी आ रही 343, तो बेसिकली ये हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू है, ए की वैल्यू। और नीचे जो हम देख रहे हैं इस होल के अंदर एक्स के सामने 3.221, तो ये बी की वैल्यू है, ये स्लोप की वैल्यू है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं। तो इस टेबल के अंदर 3 सर्कल हैं और तीनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसको बाद में एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहला सर्कल था कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए, तो हमने कहा हमारा मॉडल हमारा एक्स वेरिएबल टोटल वेरिएशन में से 40% वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है। और यहाँ पे जो 2 सर्कल है इसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू 343 है, तो हम कहेंगे मीन्स ऑन द एवरेज देयर विल बी $343 सेल इवन विदाउट स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट। अगर एडवर्टाइजमेंट तो कुछ भी ना लगाया जाए तो इसके बावजूद भी तो लोगों की सेल होती है, तो वो ऑन दी एवरेज $343, तो यहाँ पे यूनिट डॉलर।
slow, 3.2 to 1. तो इसका मतलब है indicates that for every additional dollar spent on advertising, sales increase by 3.22 डॉलर on the average. बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन। और अगर एग्जाम हमारा प्रैक्टिकली होता है जिसको एमसीक्यू जैसे और क्वेश्चन होते हैं, इस तरह की बातें मैंने वहाँ आपसे पूछनी इंशाल्लाह। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो आप काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं और आई नो आप लर्न कर रहे हैं और ये चीज़ें इंशाल्लाह वहाँ आपके काम में। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे, अब ये बेसिकली आज की सारी क्लास का गोल है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जब तक हमने रिग्रेशन या स्टेटिस्टिक्स को यूज़ नहीं किया था तो वी वर अनफेमिलियर दैट व्हाट विल बी दी रोल और कंट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट टुवर्ड्स सेल्स। ये तो हर कोई कह रहा था कि यस सेल्स विल इंक्रीज बाय द इंक्रीमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, बट हाउ मच? तो ये आपके सामने 3.221 दो सैंपल जिस एरिया से लिया गया उसके लिए ये इंटरप्रिटेशन हमेशा वैलिड रहेगी फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर $1 कॉस्ट बढ़ा दी जाए एडवर्टाइजमेंट की तो $1 ₹1 एडवर्टाइजमेंट पे लगाने से जो सेल में इजाफा होगा ऑन दी एवरेज तो 3.22 यानी तकरीबन 3 गुना सेल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी। तो यहाँ तक जो हमने बात की है ये हमारी ये इस स्लाइड के अंदर भी वही पिछली इंटरप्रिटेशन है जो आपसे शेयर कर चुका हूँ। तो ये एक एग्जांपल और मैंने लिए। तो यहाँ पे जो आप देखें उसमें एक दूसरी एग्जांपल मैंने ली है जिसमें नज़र आ रहा है आपको कैलोरीज काउंट है और अमाउंट ऑफ शुगर इनटेक है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि हाउ फ्रूटफुल एंड इम्पोर्टेंट यू आर फॉर द सोसाइटी। कल आपसे मेडिकल वाले कहें कि जी हमें एक ऐसा टैब बना के दें, ऐसा मिनी कैलकुलेटर बना के दें कि जहाँ पे अगर हम पेशेंट्स की सिर्फ शुगर इनटेक डालें तो और कैलोरीज काउंट डालें तो हमें पता चल जाए कि रेट ऑफ चेंज क्या है। हर एक्स्ट्रा शुगर इनटेक पर कैलोरीज काउंट किस कदर इंक्रीज होंगी, तो देन यू विल बी एड्रेसिंग दैट क्वेश्चन। तो ये उस वक्त पॉसिबल है जब ये बैक में जो थ्योरी है वो आप अपनी इम्प्रूव कर लेंगे, होप सो आप कर लें। तो इस एग्जांपल को भी आप परफॉर्म कीजिएगा और इसके रिजल्ट्स निकाल के उसी तरह इंटरप्रेट करें जिस तरह अभी मैंने शेयर किया। देन मल्टीपल रिग्रेशन की एग्जांपल है, सिर्फ एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। जैसे अब ये आप देखें आपका कंट्रीब्यूशन बायोलॉजी फील्ड में किस कदर हो सकता है कि अगर वहाँ पे आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बता दी जाए और सेल ग्रोथ का डेटा दे दिया जाए तो फिर आप यानी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट वो लोग कर रहे हैं और आपको 3 तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सेल्स। तो इसको आप सॉफ्टवेयर बना चुके होंगे जो वहाँ आप इस पर डालें, क्लिक करें और रिजल्ट आएगा कि जी टेम्परेचर अगर इतना बढ़ा दें कम कर दें तो सेल ग्रोथ इस कदर हो जाएगी, ह्यूमिडिटी अगर इतनी कम ज़्यादा कर दें तो सेल ग्रोथ इतना कम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हम सोसाइटी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने काम कर लिया। एक जो था ये एग्जांपल इसको आप रहने दें, मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो आप इस स्लाइड को इग्नोर कीजिएगा, ये मैं मुझे डिलीट करनी चाहिए थी, मैं इसको भूल गया। नेक्स्ट आप देखें, इसको भी रहने दें। नेक्स्ट आप देखें मल्टीपल रिग्रेशन की एक और एग्जांपल है। वेट ऑफ एनिमल है तो वो डिपेंड कर रहा है इनिशियल वेट ऑफ एनिमल और फीड ईटन ड्यूरिंग 4 मंथ्स। तो जो उसका आगाज में एक एक्सपेरिमेंट किया गया और एनिमल्स के वेट को इंक्रीज करने के हवाले से, तो पहले देखा गया उनका इनिशियल वेट क्या, फिर उनको स्पेशल किस्म की फीड दी गई तो इसका इफेक्ट देखा गया फाइनल वेट ग्रोथ का। कोरिलेशन ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तो कोरिलेशन में हम यहाँ पे देखें ये हम क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं ना सारा, इसलिए मैं इसको एक ही जगह पे कवर कर रहा हूँ और आप काफ़ी न्यूमेरिकली और प्रैक्टिकली आप जानते हैं तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मे बी और इम्प्रूव मिल जाए। तो बाकी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जब आप चाहें जो क्वेश्चन आप करना चाहें यू आर मोर देन वेलकम। कोरिलेशन क्या है जी? कोरिलेशन इंटरडिपेंडेंस है।
रिग्रेशन सिर्फ डिपेंडेंस था एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल पर, लेकिन जो कोरिलेशन है वो बाहमी ताल्लुक है इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल्स के दरमियान। तो ये फार्मूला आप देखें कि हमने इसको दूसरे वे से लिया था, इसको हमने सॉल्व किया था। कोरिलेशन की रेंज -1 से +1 है, तो ये हमें बात याद रखना है। और ये इंटरडिपेंडेंस है वेरिएबल्स के दरमियान। बहुत से स्टूडेंट्स ने ग्रुप में क्वेश्चन किया डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। तो रिग्रेशन है कॉज एंड इफेक्ट। एक वेरिएबल को प्लस माइनस ऊपर नीचे कम ज़्यादा करने से जो दूसरे वेरिएबल पर इफेक्ट है कितना आता है, तो वो थ्रू रिग्रेशन हम देखते हैं। और दोनों वेरिएबल्स को अगर प्लस माइनस करें, इंक्रीज डिक्रीज करें, तो फिर रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग रहता है, तो ये कोरिलेशन। तो ये -1 से +1 जो हमारा इंटरवल है उसके कट्स लिए गए और ये आर्बिट्रेरी हैं, फाइनल नहीं है। तो मैं यहाँ से पहले इसको पढ़ूँ तो राइट साइड पे 0 से 1 की तरफ अगर हम मूव करें, तो अगर कोरिलेशन का आंसर 0 से 0.25 के दरमियान आएगा तो वीक है, 0.25 और 0.75 के दरमियान आएगा तो इंटरमीडिएट या इसको स्ट्रॉन्ग टाइप भी हम कह सकते हैं। 0.75 से 1 के दरमियान आएगा तो वेरी स्ट्रॉन्ग, और अगर 1 आएगा तो परफेक्ट पॉजिटिव, और अगर कोरिलेशन का आंसर 0 आएगा तो नो कोरिलेशन। तो ये सारे का सारा एरिया है पॉजिटिव कोरिलेशन का, जिस तरह आप यहाँ देखते हैं। और बिल्कुल इसके बरक्स अगर हम इस तरफ आ दें तो सारी इंटरप्रिटेशन उसी तरह रहेंगी बट विद नेगेटिव साइन। उसके बाद ये एग्जांपल ली गई है, इम्पोर्टेंट एग्जांपल। दो राइवल कंट्रीज़ हैं और उनका जो बजट है डिफेंस बजट, उस पर डेटा लिया गया, लाइक पाकिस्तान और इंडिया। तो अगर पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट ज़्यादा रखेगा तो इंडिया डेफिनेटली ज़्यादा रखेगा, अगर इंडिया डिफेंस बजट ज़्यादा रखेगा तो पाकिस्तान ज़्यादा रखेगा। तो ये इंटरडिपेंडेंस का स्ट्रक्चर है, जिसको जब हम परफॉर्म करेंगे उस फार्मूले की हेल्प से, तो आंसर आएगा 0.976। तो हम कहेंगे कि देयर इज अ पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप between the defense budgets of both countries, both rival countries. होप सो ये क्लियर हो गया। इसके बाद आखिरी बात है रैंक कोरिलेशन। तो ये में भी मैंने नई चीज़ ऐड की है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा देखें आप, बिल्कुल आसान है। तो इस पर अगर आप कहेंगे तो मैं ग्रुप में इसका क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकली सॉल्व करके भी शेयर कर दूँगा। तो रैंक कोरिलेशन और कोरिलेशन का डिफरेंस सिंपल। कोरिलेशन था इंटरडिपेंडेंस क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान, और जो रैंक कोरिलेशन है ये भी इंटरडिपेंडेंस है, लेकिन ये है रैंक डेटा के दरमियान, ऑर्डर डेटा के दरमियान। ये एक डिफरेंस। यानी कोरिलेशन में तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल आ रहे थे ना, एज यू नो मेजरमेंट स्केल में हमने पढ़ा था। तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव वेरिएबल थे, रैंक कोरिलेशन में हमारे पास ऑर्डिनल वेरिएबल होंगे। तो फिर हम रैंक कोरिलेशन यहाँ यूज़ करते हैं और इसका फार्मूला जो है वो ये फार्मूला है हमारे पास। डी डिफरेंस है, मैं आप आगे शेयर करता हूँ आपसे। एन हमारे पास जो है वो सैम्पल साइज़ है, और रैंक कोरिलेशन की रेंज भी -1 से +1 है। तो ये एक एग्जांपल ली गई है, किसी स्कूल की रैंकिंग है, सेट ऑफ स्कूल्स हैं और उनकी रैंकिंग है, और ड्यूरेशन ऑफ डिग्री है। तो रैंकिंग का डेटा हो गया हमारे पास फर्स्ट वन, टाइम टू कंप्लीट अ डिग्री, ये दूसरा वेरिएबल है। जब इसको परफॉर्म किया बाय द हेल्प ऑफ प्रीवियस फार्मूला, तो आंसर आया -0.721। तो हम कहेंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि अगर किसी स्कूल की रैंकिंग इम्प्रूव होगी तो इस रैंकिंग इम्प्रूव होने से जो स्टडी कंप्लीशन की ड्यूरेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। और अगर रैंकिंग इसकी कम होगी तो जो टाइम इनटेक है डिग्री का वो बढ़ जाएगा। तो ये एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही है, तो इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास रैंक कोरिलेशन। तो क्वेश्चंस हैं और थैंक्स है। तो इससे पहले मैं फिर एक दफ़ा इसकी समरी आपसे शेयर कर दूँ। तो समरी आप देखिएगा, समरी के हवाले से ये मैंने थोड़ा कोशिश की है, वाइट बोर्ड पे मैंने लिखा है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अगर आप देखें थोड़ा सा,
अगर हम रिग्रेशन परफॉर्म करेंगे, हमने वहाँ से लेना है, हमें दिया गया होगा वाई और एक्स, तो हमें एक कॉलम बनाना होगा एक्स वाई के नाम से और फिर एक्स स्क्वायर के नाम से। तो फिर ए और बी का फार्मूला यूज़ करके हम वो रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद इस क्वेश्चन में अगर हमें सिर्फ रिलेशन निकालना है, तो ये टोटल तो हम यूज़ करेंगे ही ना, तो एक एडिशनली हमें वाई स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा और फिर हम आर के फार्मूले में पुट करेंगे और कोरिलेशन निकालेंगे। तो रैंक कोरिलेशन पे थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूँ। और आपको पता है कि कोरिलेशन में वाई और एक्स जो है वो मीनिंगलेस होते हैं, बस वेरिएबल होते हैं। लेकिन रिग्रेशन में कंपल्सरी है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो रैंक कोरिलेशन में हमें क्या करना है, हमने रैंक्स देने, ये मैं क्वेश्चन ज़रूर आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगा, आप मुझे रिमाइंड भी करवाइएगा। सिंपली वाई और एक्स हमारे पास होंगे और यहाँ वाई और एक्स रैंक्ड वेरिएबल होंगे, रैंक्ड। उनका डिफरेंस ले लेंगे, फिर उनका स्क्वायर कर लेंगे, उसको सम करेंगे और एस के फार्मूले में पुट करेंगे तो रैंक कोरिलेशन निकल आएगा। तो होप सो कि आप इजी रहे होंगे यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको अब एड्रेस हम कर लेते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़रा जो आप लोग क्वेश्चन करें तो वो वन बाई वन कर लें, ज़रा शामिल से कीजिएगा। ठीक है, तो वेलकम, लेट्स स्टार्ट।